हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग मध्य एशिया से आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने 3 भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ा, जो है शुंग वंश पढ़ा। शुंग वंश के बाद कण्व वंश पढ़ा और कण्व वंश के बाद हम लोगों ने देखा सातवाहन वंश के बारे में। आज हम लोग एक ऐसा ही राजवंश के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय राजवंश के बारे में, जो मौर्य साम्राज्य के बाद अगर कोई भारतीय राजवंश बहुत लंबे समय तक शासन किया है या फिर बहुत लंबे क्षेत्र में शासन किया है, तो वो है मौर्य वंश के बाद जो नाम आता है वो है गुप्त वंश का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये गुप्त वंश के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये गुप्त वंश के राजा कौन कौन हुए और गुप्त वंश का क्या योगदान है, क्या देन है भारतीय संस्कृति को, ये हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। गुप्त वंश को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश को बोला जाता है स्वर्णिम काल। इसी के समय में, गुप्त वंश के समय ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी कब किए गए? तो ये गुप्त वंश के समय ही किए गए। तो आज हम लोग इसी गुप्त वंश को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मौर्य वंश के इतना बृहत नहीं था, लेकिन फिर भी समस्त उत्तरी भारत को गुप्त वंश जो है एक सूत्र में बांध के रखने का काम किया। आइए हम लोग शुरू करते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का जो कार्यकाल है वो 275 से 550 ईसा पूर्व ईस्वी माना जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन तथा कुषाण 2 शक्तिशाली समकालीन राज्य उभरे। हम लोगों ने देखा था कुषाण वंश के बारे में भी, जब मध्य एशिया से आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ रहे थे। इसका सबसे प्रतापी राजा जो था वो कौन था? कनिष्क था। तो ये 2 शक्तिशाली राजवंश थे, एक सातवाहन वाले थे और एक कुषाण वंश थे। तीसरी शताब्दी के मध्य तक इन दोनों साम्राज्यों का भी पतन हो गया, सातवाहन वंश का और कुषाण वंश का। इनके पतन के बाद एक नया राजवंश उभरा जिसका नाम था क्या? गुप्त साम्राज्य। जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल नहीं था, उतना विशाल नहीं था, लेकिन उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को यह 1 शताब्दी से अधिक समय तक लगभग बनाए रखा। मतलब 100 साल से ज़्यादा समय तक ये क्या किया? उत्तर भारत की जो राजनीतिक एकता है उसको बनाने का काम किया है गुप्त वंश। तीसरी शताब्दी के अंत में बिहार और उत्तर प्रदेश भी गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र हो गए। ये जो बेसिकली गुप्त वंश था वो यहीं बिहार और उत्तर प्रदेश वाला एरिया से उभरा था। इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी राजधानी? पाटलिपुत्र थी। जैसे कि मगध साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये देखिए मैप, इसमें ये जो इसके ऊपर देख रहे हैं आप लोग, ये सारे के सारे क्या है? ये गुप्त साम्राज्य के अधीन क्षेत्र थे। ये मालवा वगैरह जो देख रहे हैं, यहाँ शक वगैरह को भगाया गया था। ये सारे क्षेत्र जो है ये गुप्त वंश के अधीन है, गुप्त वंश के अधीन है। देखिए दक्षिण में यहाँ वाकाटक वंश है, कंदव वंश है, पल्लव वंश है, यहाँ चोल हैं। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे, तो इसके बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे। बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश से प्राप्त भारी मात्रा में गुप्त काल के प्राचीन सिक्के और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार की तुलना में देखिए कहाँ? उत्तर प्रदेश से। तो इनका जो खासा एरिया था, जो मेन एरिया था, उत्तर प्रदेश और बिहार वाला ही था। बाकी इनके शासक जो शक्तिशाली सम्राट हुए, उन्होंने इनका विस्तार बहुत मतलब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी कर दिया था। तो गुप्तकालीन प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। मतलब गुप्त वंश आप समझ लीजिए कि उभरा था वहीं से, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र से। गुप्त काल के प्रमुख प्रांत थे, क्षेत्र कौन कौन थे? तो अवंती था, पश्चिम मालवा में पड़ता था ये। पुंड्रुवर्धन क्षेत्र था इनका प्रांत, जो उत्तरी बंगाल में पड़ता था। एरन था जो पड़ता था पूर्वी मालवा में। पश्चिमी मालवा में अवंती देखिए, एरन था इनका पूर्वी मालवा में। वर्धमान था जो उत्तरी बंगाल में पड़ता था इनका क्षेत्र। तीरभुक्ति प्रांत था जो उत्तरी बिहार मगध वाले एरिया में पड़ता था, और इनका मगध क्षेत्र था जो पश्चिमी बिहार में पड़ता था। ये इनका प्रांत था गुप्त साम्राज्य का। गुप्त के समकालीन दक्षिण में ये चोल पांड्य शासकों का शासन था। हालांकि गुप्त इनमें क्या थे? सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे गुप्त वाले। अब गुप्त काल के कौन कौन शासक हुए इनके बारे में देखिए। श्रीगुप्त या घटोत्कच। ये माना जाता है कि गुप्त वंश का जो स्थापना किए वो श्रीगुप्त किए हैं। कौन किए हैं? श्रीगुप्त, 275 ईस्वी में। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है गुप्त वंश का, तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऐसा क्यों है? तो गुप्त श्रीगुप्त जो थे, इनका जो उपाधि था ये महाराज की उपाधि है। कौन सा उपाधि धारण किए थे? महाराज। ये एक्चुअल में थे क्या? ये कुषाणों के सामंत थे। महाराज उपाधि दिया जाता था किनको? तो कोई सामंत को। ये सामंत को ही उपाधि मिलता था क्या?
महाराज, ये छोटे क्षेत्र में होते थे तो इनका उपाधि था महाराज। जो राजा का उपाधि होता था वो क्या होता था, महाराज धीराज। राजा का उपाधि क्या होता था, महाराज धीराज। तो ये जो गुप्त वंश के संस्थापक हम लोग मानते हैं, किनको मानते हैं, श्रीगुप्त को। लेकिन ये जो स्थापना की थी बहुत छोटे क्षेत्र में थी। ये एक सामंत थे, एक छोटे क्षेत्र के, और वहीं से ये गुप्त वंश का स्थापना की है, इसलिए इनका श्रेय माना जाता है कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का स्थापना किया। लेकिन वास्तविक संस्थापक कहीं कहीं पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि ये प्रथम शासक था जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि, महाराजाओं का भी राजा, उसको बोलते थे हम लोग शासक। तो ये वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। और फिर उनके बाद कौन कौन शासक हुए, समुद्रगुप्त, ये बहुत विस्तार किया गुप्त साम्राज्य का। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी ऐसा ही किया। कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, ये सारे का कार्यकाल दिया हुआ है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हम लोग के समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त प्रथम भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम है। ये सारे फैक्ट को हम लोग को ध्यान देना। भानुगुप्त हुए 510 ईस्वी में, वैन्यगुप्त हुए 507 ईस्वी में, कुमारगुप्त तृतीय हुए हैं, इसके बाद गुप्त साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ गया था। विष्णुगुप्त हुए लास्ट शासक, जो 543 से 550 ईस्वी तक ये शासन किए। अब देखिए इनको श्रीगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने क्या किया, गुप्त साम्राज्य का स्थापना किया, गुप्त वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। उसने किसकी उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि, अभी आप लोगों को बताया। ये थे एक्चुअली में सामंत, और सामंत की उपाधि होती थी महाराज की। तो ये छोटे क्षेत्र में इस स्थापना किए थे गुप्त वंश की। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख, पूना ताम्रपत्र अभिलेख जो प्रभावती गुप्त का अभिलेख है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीगुप्त को क्या बोला गया है, आदिराज कहा गया है। एक और इनकी उपाधि मिलती है आदिराज की। ये कहाँ मिलती है, ताम्रपत्र अभिलेख जो पूना में है। किनका अभिलेख है, प्रभावती गुप्त का। श्रीगुप्त का राज्य प्रयाग, इलाहाबाद, साकेत एवं मगध के कुछ भागों पर था, मतलब छोटे क्षेत्र में था। इतिहास के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके लिए 24 गांव दान दिए। 24 गांव दान दिए, इसके लिए क्या किया था, श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का ये निर्माण करवाया था कौन, गुप्त साम्राज्य में मंदिरों का जो स्थापना है वो बृहत लेवल पे हुआ है। मंदिरों का जो स्थापना है वो बहुत बृहत लेवल पे होता है, शायद इसलिए भी गुप्त काल को स्वर्णिम एज कहा जाता है। इस समय मंदिर की भी स्थापना काफी मात्रा में हुई है। आगे देखते हैं घटोत्कच गुप्त। अब ये घटोत्कच गुप्त कौन है, तो ये हैं इनके पुत्र, ये पुत्र हैं श्रीगुप्त के पुत्र हैं घटोत्कच गुप्त, जो श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर बैठते हैं। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक होता है, कौन बनता है, घटोत्कच गुप्त। देखिए ये घटोत्कच है, घटोत्कच हम लोग का महाभारत में भी आता है, लेकिन इनका संबंध उससे कुछ नहीं है। वहां पे जो घटोत्कच हैं इनके भीम के पुत्र हैं, जिनका वध कौन करता है, कर्ण करता है। तो ये घटोत्कच अलग हैं और घटोत्कच महाभारत वाले बिल्कुल अलग हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो श्रीगुप्त का एक पुत्र है जिसका नाम है घटोत्कच गुप्त, वो बनता है श्रीगुप्त के बाद शासन वो संभालता है। इन्होंने भी क्या किया, महाराज की उपाधि धारण ये भी किया है। प्रभावती गुप्त के पूना, मतलब यहाँ पे भी ताम्रपत्र अभिलेख जो है प्रभावती गुप्त का, उसमें क्या बोला गया है, घटोत्कच का राज मगध के आसपास तक ही सीमित था, मतलब छोटा क्षेत्र था। इसके बाद जब चंद्रगुप्त प्रथम आएंगे तब गुप्त साम्राज्य का जो है मेरा विस्तार होना स्टार्ट हो जाएगा। उक्त प्राप्त अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। ये जो ताम्रपत्र अभिलेख है इसमें घटोत्कच को क्या बोला गया है, गुप्त वंश का प्रथम शासक बोला गया है। हालांकि 5 साल 2075 से 2080 तक श्रीगुप्त ने भी गुप्त वंश के शासक बने थे। अब आइए देखिए कौन है चंद्रगुप्त प्रथम। ये प्रथम शासक है जो महाराज धीराज की उपाधि धारण करते हैं, मतलब एक सम्राट जो राजा होता है वो मतलब महाराजाओं का राजा महाराज धीराज, मतलब ये सम्राट। गुप्त वंश का तीसरा एवं प्रथम महान शासक, देखिए प्रथम महान शासक बोला जा रहा है किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जा रहा है, जो क्या किया है, तो महाराज धीराज की उपाधि ये धारण किया। इससे पहले क्या धारण कर रहे थे, महाराजा की उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम ने ये क्या कर रहे हैं, देखिए लिच्छवी कुमारी कुमार देवी से, लिच्छवी राजकुमारी है, कुमार देवी से विवाह कर ये क्या करता है, दहेज में वैशाली राज्य प्राप्त किया। ये सेम उसी तरह किया जा रहा है जैसे कि बिंबिसार कर रहा था, कब, मौर्य साम्राज्य के समय। बिंबिसार का ये हाल था मौर्य साम्राज्य के समय। वहां पे भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके हम लोग क्या करते थे, दूसरे राज्यों से संबंध बना लेते थे, अपनी शक्ति का विस्तार करते थे। ये भी कर रहा है चंद्रगुप्त प्रथम जो है। वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ये चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का
संस्थापक। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम है, गुप्त वंश का तीसरा शासक है ये। अब प्रथम महान शासक ये क्या करता है, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है। इसी से बाद में इनका पुत्र उत्पन्न होता है कौन, समुद्रगुप्त। कौन होता है, समुद्रगुप्त, जो अगला शासक बनेगा। समुद्रगुप्त जो है अगला शासक बनेगा, वो किससे उत्पन्न हुआ है, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। और विवाह उनको दहेज के रूप में वैशाली मिल जाता है। उनकी राजनीतिक शक्ति का विस्तार होता है इस तरह। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजरोहण की स्मृति में, जब ये अपना राजरोहण हो रहा था उसका, 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का शुरुआत करता है। कब करता है, गुप्त संवत का शुरुआत 319 से 320 ईस्वी। शक संवत का शुरुआत किसने किया था, तो कौन किया था, ये कनिष्क ने किया था। हम लोग पढ़ चुके हैं। कब हुआ था बताइए, 78 एडी में। 78 एडी में। और ये कब हो रहा है, 319 एडी में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, गुप्त वंश का स्थापना कब हुआ, गुप्त संवत का। तो कौन स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त प्रथम किया था, 319 से 320 ईस्वी में स्टार्ट किया। हालांकि जिस तरह से शक संवत हम लोग का भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, तो गुप्त संवत को वो स्थान नहीं मिल पाया और ये गुप्त ही रह गया। गुप्त वंश में सर्वप्रमुख चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी का सिक्का ये चलाया था। देखिए, सोने के सिक्के के लिए गुप्त काल को जाना जाता है, लेकिन ये जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने क्या किया था, तो चांदी का सिक्का भी चलाया था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौन, हरिसेन लिखा है, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यकाल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कि उसका पुत्र है। कुमार देवी से उनका जन्म हुआ है। समुद्रगुप्त को अपना पुत्र बनाता है और वो संन्यास धारण कर लेता है। ये क्या करता है, संन्यास धारण कर लेता है। इस तरह से इनका कार्यकाल का कहानी ये है। इनका और ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं। अब हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। प्रथम महान शासक, महान योद्धा इसको आप बोल सकते हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार बहुत बृहत लेवल पे किया। समुद्रगुप्त ने अशोक की शांति एवं अहिंसा की नीति जो थी, आक्रमण अहिंसा की नीति के विपरीत, शांति और अहिंसा की नीति थी अशोक के। बाद में कब हुआ था, कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व, याद है आप लोगों को। इसके बाद क्या हुआ था, तो ये शांति और अहिंसा का नीति अपना लिया था कौन, अशोक। लेकिन इसके जस्ट विपरीत था ये, कौन था इसके विपरीत, ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या, हिंसा और आक्रमण का नीति अपनाया, मतलब ये दिग्विजय को अपना योजना बनाया था। पूरे समस्त संसार को जीतने की इसकी लालसा थी। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस योजना का ध्येय, ये जो दिग्विजय है, धरणीबंध मतलब क्या है, पूरे भूमंडल को बांध देना, मतलब अपने साम्राज्य के अधीन, ये इसका उद्देश्य था। किसका, समुद्रगुप्त का। इसी के कारण, समुद्रगुप्त की इसी इच्छा के कारण इनको विंसेंट स्मिथ, कौन, विंसेंट स्मिथ, इनको क्या बोलते हैं, विंसेंट स्मिथ बोलते हैं इसको, भारत का नेपोलियन, क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसकी इसी योजना दिग्विजय के कारण, क्योंकि महान योद्धा था। अब नेपोलियन तो बहुत बाद में आया था, नेपोलियन क्या हुआ था, बहुत बाद में आया था, तो इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। मतलब नेपोलियन से इसकी तुलना कब की गई है, तो तुलना बाद में की गई है। और कौन के हैं, विंसेंट स्मिथ के हैं। उस समय नहीं बोला गया है, बाद में तुलना किए हैं विंसेंट स्मिथ, और इसको बोले हैं भारत का नेपोलियन, क्यों, उसी तरह का इसका भी योजना था। आगे चलते हैं हम लोग। वह स्वयं को लिच्छवी दहित्र कहने पर गर्व अनुभव करता था। यह समुद्रगुप्त जो है लिच्छवी दहित्र, इसका जन्म कौन हुआ है, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका उत्पन्न हुए हैं, कुमार देवी से इनका जन्म हुआ है। इसीलिए लिच्छवी दहित्र करने पर इसको गर्व, अपने आप में गर्व महसूस होता था। उसका राजकवि, देखिए हरिसेन है, राजकवि है ये, इनके द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन, इनकी काफी प्रशंसा की गई है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख भी इसको बोलते हैं। इसमें खाली प्रशंसा लिखा गया किसका, समुद्रगुप्त का, जो कि उसके दरबारी कवि हरिसेन है, उन्होंने इनकी रचना की है। यह अभिलेख अशोक के अभिलेखीय स्तंभ पर ही लिखा गया है। अशोक का जो अभिलेखीय स्तंभ था उसी पे लिखा गया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो लिखा है हरिसेन, किसके बारे में लिखा है मैक्सिमम, तो समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने धरणीबंध, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, पृथ्व्या या प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि इसकी पृथ्व्या प्रथम वीर, इसको उपाधि धारण किया कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ये पता चलता है कि उन्होंने अभी तक कोई युद्ध नहीं हारा था, कोई भी युद्ध अभी तक वो हारा नहीं था। समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन है, प्रथम समूह में कौन कौन है, तो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है,
जिन्हें पराजित कर उन्हें राज्य गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। उनको क्या कर लिया गया, तो गुप्त साम्राज्य में अपना मिला लिया गया, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को। द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्य होते हैं और कुछ सीमावर्ती राज्यों के क्षेत्र जैसे नेपाल, असम और बंगाल, ये सारे प्रदेशों को वो विजित किया था, जीता था। तृतीय समूह में आठविक राज्य जो कहाँ पे, विंध्य क्षेत्र में आते हैं, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, उनको जीता था। चतुर्थ समूह पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक, इन लोगों को भी हराया था, जिन्हें पराजित कर छोड़ दिया, मतलब उनको गुप्त साम्राज्य में मिलाया नहीं, लेकिन ये हराया था इन लोगों को भी, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों को। समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा, जहां पल्लवों ने गुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। ये तमिलनाडु में कांची तक पहुंच गया पल्लव के पास भी, लेकिन पल्लव क्या किए, इनकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे। नेक्स्ट है पांचवा समूह। पांचवें समूह में कौन किसको हराता है वो, तो शको और कुशानो, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में शासन करते थे, उन लोगों को भी समुद्रगुप्त से युद्ध लड़ना पड़ता, उन लोगों को भी हराया। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें धाराशायी कर दिया तथा दूर दूर तक के शासकों को अपने अधीन कर लिया। जितने भी उधर शक वगैरह, कुशान वगैरह शासन कर रहे थे अफगानिस्तान एरिया में, उन लोगों को सारे को मार के वहां से भगा दिया। यह है समुद्रगुप्त, एक योद्धा शासक है, क्या का, तो गुप्त वंश का है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिम पंजाब, पश्चिम राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर, ये सारे प्रदेश को छोड़ दिया जाए, कश्मीर को, पश्चिमी पंजाब को, पश्चिमी राजस्थान को, सिंध को और गुजरात को, तो समस्त उत्तर भारत सम्मिलित है। इनको छोड़कर सारा उत्तर भारत जो है ये सम्मिलित था किसके अधीन, तो गुप्त वंश के अधीन था। अब पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। यह है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। पराजित राजाओं में कौन कौन है, अच्युत हैं, नागसेन हैं, गणपति नाग हैं, ये छोटे छोटे राजवंश के जो भी राजा थे सारे को पराजित किया है कौन, समुद्रगुप्त। आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत, उत्तर भारत के 9 शासकों को। इलाहाबाद की प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा किया गया, किनका किया गया, तो समुद्रगुप्त का। से पता चलता है कि समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध अभी तक नहीं हारा था। इसी बहादुरी एवं युद्ध कौशलता कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो किन्होंने कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है इनको भारत का नेपोलियन। क्यों, क्योंकि अभी तक वो कोई युद्ध नहीं हारा था। आगे समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के बाद, जब सैन्य विजय उसका खत्म हुआ, तो एक अश्वमेघ यज्ञ कराया। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था, आप लोग भली भांति पूर्वक जानते हैं। घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, जिस क्षेत्र तक वो जाए वो क्षेत्र राजा का, अगर किसी ने उसे रोक दिया तो उसको युद्ध करना पड़ता था उस राजा से। तो ये अश्वमेघ यज्ञ भी कराया था, और अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी धारण किया था। वह एक उच्च कोटि का कवि भी था। ये सिर्फ योद्धा ही नहीं था, योद्धा मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा ये तो कर ही रहा है, ये तो इससे अपना साम्राज्य को बढ़ा ही रहा है, लेकिन ये उच्च कोटि का कवि भी है। उसने कविराज नाम से कई कविताएं भी लिखी है। देखिए बीना भी बजाता है, सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, इससे ये पता चलता है कि संगीत का भी शौकीन था, उच्च कोटि का ये राजा था, ठीक है। और कविराज नाम से कविताएं भी लिखी उन्होंने। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार के लिए कौन सा उपाधि, बंधु उपाधि लिया था। ये भी हम लोगों को इलाहाबाद के स्तंभ लेख से पता चलता है। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। कौन, तो चीनी स्रोत के अनुसार कहाँ का राजा, श्रीलंका का राजा है मेघवर्मन, जो गया में बुद्ध मंदिर बनाना चाहता है। उसको अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। अनुमति प्राप्त हो गई, यह मंदिर एक विशाल मठ के रूप में उभरा, और उसको अनुमति दे भी दिया था समुद्रगुप्त, ठीक है आप बना सकते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र मिलता है। इसमें कौशल के शासक का भी नाम का उल्लेख है, जिनका नाम क्या बताया गया, तो महेंद्र बताया गया। आप समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बिल्कुल याद रखेंगे। कौन रचना किया है, तो इसका राजकवि किया है हरिसेन। किसके बारे में भर भर के तारीफें लिखी गई है, तो वो लिखी गई है समुद्रगुप्त के बारे में, बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं उत्कर्ष का काल माना जाता है। राजनीतिक एवं उत्कर्ष का काल माना जाता है समुद्रगुप्त का काल, खासकर गुप्त वंश के लिए तो बिल्कुल ही था। गुप्त वंश का सबसे प्रथम और सबसे महान शासक बोला जाए तो ये समुद्रगुप्त ही उभरा था, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया।
समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ अब कहानी, तो समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा पुत्र है रामगुप्त, जो गुप्त वंश का अगला शासक बना, लेकिन ये बिल्कुल अयोग्य था। रामगुप्त बिल्कुल अयोग्य था, विलासी टाइप का आदमी था, ये बहुत अयोग्य साबित हुआ। तो क्या हुआ कि इसका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है इसका भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो रामगुप्त का हत्या कर देता है, इनकी पत्नी से विवाह भी करता है और फिर ये गुप्त वंश का शासक बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आगे देखते हैं। जब शक राजा ने रामगुप्त से को अपनी पत्नी, एक मिनट, जब शक राजा ने रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के विवश कर दिया, शक राजा था जो रामगुप्त को विवश कर दिया कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उसे सौंप दे, शक राजा को। ये रामगुप्त इतना कमजोर शासक कि इसको शक राजा इतना मजबूर कर दिया कि अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो। तो इस बात से उसका छोटा भाई क्रोधित होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और वो स्त्री वेश में शक राजा की हत्या कर देता है और बाद में रामगुप्त को भी मार देता है कि ऐसा शासक नहीं रहना। बाद में वो रामगुप्त का भी वध कर और उसकी ध्रुव देवी, उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर लेता है और बन जाता है वो फिर गुप्त वंश का शासक। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में रामगुप्त नामक शासक का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में। रामगुप्त के बारे में बाणभट्ट की हर्ष चरित्र तथा राजशेखर की काव्य मीमांसा से भी जानकारी मिलती है रामगुप्त के बारे में। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं, ये हम लोग आगे तो पढ़ेंगे ही। और काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर हैं, और इसमें भी रामगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। तो यह आज का हम लोग का क्लास था, गुप्त वंश का पार्ट 1 ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। अब बिल्कुल आप ध्यान से सेशन को देखते चलें, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाला गया है, वीडियो को ध्यान से देखें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।